आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ अभी हम बहुत सारे विज्ञान, बहुत सारे नए तथ्य देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सभी से एक आग्रह है, सभी से रिक्वेस्ट है, अपने फोन का उपयोग आप करिए लेकिन साइलेंट पे, ताकि किसी को आपकी वजह से असुविधा ना हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने फोन को अगर हो सके तो साइलेंट कर लीजिए। फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं लेकिन फ्लैश लाइट का उपयोग आप नहीं करेंगे, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। आइए लीजिए, मैं शुरू करने वाला हूँ और सबके फोन नहीं होने लगे एक साथ। प्लीज साइलेंट कर लें। चलिए, सबसे पहले वो इमेज, वो दृश्य मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा जो शायद हम बचपन से हमेशा से देखना चाहते हैं, कि जमीन में हम धरती पे रहते हैं लेकिन आउटर स्पेस में यानी महाअंतरिक्ष में हम कभी नहीं गए, लेकिन वहां से आउटर स्पेस से हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती होगी। जमीन से करीबन 12,800 किलोमीटर ऊपर जाने पे वहां से जब हम अपने अर्थ को देखते हैं तो वो नजारा कैसा होगा, देखना चाहेंगे आप सभी? यस। हाँ या ना में बताइए। हाँ। चलिए, लेकिन उसके लिए एक छोटा काम करना होगा। मेरे 3, 2, 1 कहने पे आंखें बंद करनी होंगी। करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? नहीं हुआ तो होगा ना, मैं कर रहा हूँ, कैसा नहीं होगा? और आप देखिए तो कहाँ बैठे हो आप। चलिए, मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ और अपनी आंखें बंद करनी है आपको, ठीक है? 3, 2 and 1। आंखें बंद। बड़े भी चीटिंग नहीं करेंगे। आंखें खोली। एक लम्हे के लिए, एक सेकंड, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम आउटर स्पेस में हो और यानी महाअंतरिक्ष में हो और वहां से अपने अर्थ को देखें, तो वाकई बेहद खूबसूरत नजारा होगा। और आप देख सकते हैं हमारी अर्थ पे कितने सारे रंग हैं, कितने सारे कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। चलो, आप सभी को ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से कलर्स है जो अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। कौन कौन से रंग बताइए? ओके, ये नीला रंग क्या बताता है हमें? पानी को। व्हाइट कलर क्या होगा? आइस। बादल और आइस दोनों, बर्फ दोनों, ठीक है। जहाँ पे हरियाली है, ग्रीन कलर है, वहां पे क्या होंगे? जंगल हो सकते हैं, या जहाँ हम कृषि करते हैं, जहाँ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। जहाँ पे भी पीला रंग दिखाई देगा वहां पे आपको रेगिस्तान प्राप्त होता है, और जहाँ पे भी भूरा यानी ब्राउन कलर देख पा रहे होंगे वहां पे आपको पर्वत, पठार या मैदानी क्षेत्र जो होती हैं वो हमें दिखती हैं। लेकिन हमारा जो सौरमंडल का परिवार है वो एक मंदाकिनी, एक गैलेक्सी में रहता है जिसे हम द मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। बहुत ही विख्यात है, आपने नाम जरूर सुना होगा अपने कक्षाओं में भी और बाकी जगहों पे भी। पूरा तो नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा उसका इमेज है जो काफी सारे रेडियो टेलीस्कोप्स को यूज करके लिया गया था। वो इमेज मैं आपके साथ बांट रहा हूँ यहाँ पे। आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ जितने भी छोटे छोटे डॉट्स आप चमकते हुए देख रहे होंगे सभी एक एक तारे को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज फ्लैश लाइट का उपयोग नहीं करें। अब यहाँ जो इतने सारे तारे हैं इसी में से कहीं ना कहीं हम भी होंगे, यानी हमारा सूर्य भी होगा। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सूर्य कहाँ पर है, वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा डॉट होगा जिसके नीचे लाइन टानकर अल्फा सेंटोरी लिखी हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे देखिए उसी तारे के आसपास अभी हमारा सोलर सिस्टम फैमिली रिवॉल्व कर रहा होगा, और ये जो अल्फा सेंटोरी है ये एक तारों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो हमसे करीबन 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अच्छा, एक सवाल आप सभी से मैं पूछता हूँ और सोच के जवाब देना है सभी को। हम ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है, लेकिन क्या हमारा सूर्य एक जगह रुका हुआ है या वो भी घूमता है? ऐसे से घूमता है क्या? नहीं ना, कैसे घूमता है कि नहीं घूमता है? बस बच्चों ये बताना आपको। हाँ, चलो घूमता है। आइए सन का एक स्टीरियो इमेज में आपको दिखाता हूँ जिसके बारे में हमने इतना सुना है। उसका एक हीलियम आयोनाइज्ड इमेज कैसा लगेगा देख के आप? ये सूर्य की छवि है। सूरज होता तो शायद हम जीवित नहीं होते यहाँ पे। तो हाँ जी, हम लोग मान ले रहे हैं। और ये सन का एक स्टीरियो इमेज है। आप देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे एक डेट और टाइम भी लिखा होगा। उस डेट और टाइम पर अपने सन को आप ऐसे देख पाएंगे। चलिए, इसको मैं, आप लोगों ने एक्सरे के बारे में सुना है कभी? मेडिकल में हम लोग एक्सरे करवाते हैं हड्डियों की, है ना? अगर हम इसी इमेज को एक्सरे फिल्टर करें कैसे दिखेगी वो? कुछ ऐसे। अब आप यहाँ पे कुछ दो रंग बहुत खास देख पाएंगे। एक जो बहुत डीप ऑरेंज होगा
और एक जहाँ पे व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन ब्लिंक कर रहा होगा, चमकता हुआ दिख रहा होगा आपको, है ना। सन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं कोरोना, ठीक है। हाँ, ये नाम उसी को, उसके ऊपर लेयर को हम कोरोना के ही नाम से जानते हैं। और उसके बहुत सारे अलग अलग लेयर्स भी है, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला लेयर उसको हम कोरोना के नाम से बुलाते हैं। अभी अगर हम तापमान की बात करें, आप लोगों ने घर में कभी पानी उबाला है? उबलते हुए देखा तो होगा। किस टेम्परेचर पे वो इवापोरेट होती है, भाप बन जाती है? 100 अप्रॉक्स, है ना, 100 डिग्री पे। तो उसमें अगर हम अपने हाथ को डालें तो पता नहीं, शायद बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन अगर हम सन के तापमान की बात करें तो सन के केंद्र पे जो अंदाजा लगाकर बताया जाता है वो करीबन 1.2 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बताया जाता है। तो वी कांट इवन इमेजिन कि वो तापमान कितना ज्यादा होगा। आइए कुछ एक कंपैरिजन में आपको दिखाता हूँ सूर्य के साथ बाकी सभी ग्रहों का। मान लेते हैं ये पूरा अगर सूर्य होता और बाकी जो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है उसके सामने में। आप देखिए, कोई बता सकता है सामने के जो छोटे छोटे 4 है वो कौन कौन से हैं? 4 जो ग्रह दिख रही हैं आपको? हाँ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस है, फिर है अर्थ, उसके बाद मार्स, और बाकी के जो 4 बड़े बड़े दिख रहे हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको हम यूरेनस नेपच्यून को क्या कहते हैं? अरुण और वरुण। देख रहे हो कितना छोटा है सामने में। तीसरा, सामने से जो तीसरा सबसे छोटा जो गोला दिख रहा होगा वो हमारा खुद का पृथ्वी है। अब देखो कितना छोटा है सन के सामने। ऐसे लाखों सन हमारे अर्थ हमारे इसमें समा जाएंगे। एक ग्रह में आपको दिखाता हूँ और आप सभी को ये पहचानना है कि वो ग्रह कौन सी है। देखते हैं कौन पहचानते हैं। मैंने कहा ग्रह, उपग्रह नहीं कहा मैंने। मंगल ऐसा दिखता है क्या? शुक्र नहीं, शुक्र भी नहीं है ये। सब कह देना, लेकिन वो मत कहना जिसके मैं इंतजार कर रहा हूँ। बुध ग्रह है ये। सब में टिक लगा दीजिए। सब में टिक लगा देता हूँ। ये बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। नाम सुना है ना, मर्क्यूरी का? सुना नहीं है? सो गए क्या आप लोग? उठो उठो, जागो। चलो, तो अभी ये मर्क्यूरी है, बुध है। इसके बहुत सारे गड्ढे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे से। इनको हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर मतलब सिंपल आप समझिए ऐसी गहरी घाटियां जहाँ लाइट पड़ती तो है लेकिन परावर्तन या अपरावर्तन के बाद ठीक से हम तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण वो हमको अंधेरे में दिखाई देती है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण ये सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि इसका कोई खुद का वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ये सूर्य की गर्मी को पकड़ के नहीं रख पाती। आइए, आप लोग शुक्र की बात कर रहे थे, हम देखते हैं। वीनस या शुक्र, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम फैमिली, सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है ये हमारे सौरमंडल के परिवार का। चमकीला तो दिख ही रहा होगा आपको, बच्चों, दिख रहा है ना? ये गर्म इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने एक गैस का नाम जरूर सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम लोग सेल करते हैं प्रश्वास के द्वारा जो हम अपने जो गैस बाहर निकलती है हमारी बॉडी से। लेकिन आप लोगों को ये जानना होगा कि CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो गर्मी को बढ़ाती है, तो जब बढ़ने में सहायता करती है। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगभग 91% पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और ये चमक क्यों रहा होगा इतना? इसलिए ये इतना बहुत जो चमक रहा है इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। इसके अंदर एक एसिड बनती है, आप लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुना ही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो बनती है। लाइट पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट और स्कैटर बहुत अच्छे तरीके से करती है, जिसके कारण ये बहुत चमकीला दिखाई देता है हमें, ठीक है। अर्थ तो हमने दिखाया था आपको। अर्थ का एक उपग्रह है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। देखो चंद्रमा है ना, मून। सबसे पहले आप लोग अच्छे से मून को देखिए, क्योंकि इतने अच्छे से, इतने करीब से हमने मून कभी नहीं देखा। देखो हर एक साइड को ऊपर से लेकर नीचे तक जो क्रेटर्स हैं, जो अलग अलग साउथ और नॉर्थ पोल के पास जो आप देख रहे हैं, जो हमने कभी देखे नहीं है, वो हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, एक बात बताएंगे आप सभी लोग मुझे, क्या हम लोगों ने पूरा चंद्रमा देखा है इससे पहले? सोच के जवाब देना। सिंपल में मेरा सवाल बहुत ही साधारण सा है, क्या हमने पूरा चंद्रमा कभी देखा है? नहीं देखा। पूर्णिमा या अमावस्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
देखो आप लोग को मैं सिंपल इस तरीके से समझाता हूँ। हम इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स ने पूरा चंद्रमा यानी जो पूरा सरफेस आप देख रहे हैं ये हमने कभी नहीं देखा है, क्योंकि वो हमारे सामने कभी नहीं आता, इसलिए। ठीक है, तो अगर हम वो मैं बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यानी मून को दो भागों में बांट दूं, एक भाग वो जो हमें दिखती है और एक जो नहीं दिखती, तो आइए सबसे पहले हम वो हिस्सा देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। आपके सामने एक थोड़ा सा जो ब्लैक एंड पार्ट होगा, उसमें थोड़ा सा पार्ट और ऐड होगा। इस साइड को हम मारिया के नाम से जानते हैं। मून का करीबन 41% एरिया जो हमें दिखता नहीं है, और एक जो चमकदार हिस्सा आपको दिखेगा, ये पूरा नहीं, इसके साथ और भी थोड़ा हिस्सा होता है मून का करीबन 60%। इसे हम ल्यूनर हाईलैंड के नाम से जानते हैं, और ये हमें पृथ्वी से दिखती है। अब इसका कारण ये है, जितने देर में ये हमारे जो अर्थ है वो सन की परिक्रमा करता है, लेकिन इसका भी तो एक रोटेशन पीरियड होगा, यानी जो घूर्णन की समय होगा वो भी तो, इसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसका एक साइड हमारे सामने यानी अर्थ के सामने हमेशा होता है, जिसके कारण दूसरा साइड हमें दिखता नहीं है, और इसलिए हम पूरा मून देख ही नहीं पाते कभी। तो ये हमारा पूरा मून था। अब इसे पहचानते हैं। हाँ, ये है मंगल, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट मार्स। कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूं ताकि हम इसे अच्छे से पहचान पाए। आपको थोड़ा यहाँ सफेद रंग तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। अगर ये बर्फ है, जो कि वहां पे है ही, प्रेजेंट स्टेट में है, अगर हम इसे पिघला पाते हैं तो एक एटमॉस्फेयर देके, यानी हम तापमान देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं, अगर ये पिघल जाए तो हमें पानी प्राप्त होगा, और अगर पानी मिल जाती है तो हो सकता है यहाँ जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएं। इसको लेकर काफी सारा रिसर्च वर्क यानी अनुसंधान कार्य जो है वो चल रहा है, और उम्मीद है कि कुछ 100 सालों के बाद या उसी के अंदर हम यहाँ पे जीवन देख पाएंगे। आप लोगों को ये बताना है, हमारी पृथ्वी पे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका? एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और वो कौन से देश में है? पूरा? उसका कुछ हिस्सा भारतवर्ष में भी है, ठीक है। आपके सामने देखिए एक छोटा सा गोल गोल सा हिस्सा दिख रहा होगा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। देखिए स्क्रीन पे ध्यान से, ठीक सामने ही मैंने रखा है उसको। ये है माउंट ओलंपस या ओलंपस मोन्स के नाम से हम इसे जानते हैं, जो मार्स पे पाई जाती है, और ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंची है। यानी आप माउंट एवरेस्ट को जितना देखते हैं उसको और 3 गुना ऊंचा बड़ा करेंगे तब इतना हाइट आप देखेंगे। और ये सिर्फ मंगल का नहीं, पूरे सोलर सिस्टम फैमिली की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि सौरमंडल का सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मंगल में। मंगल पे, ठीक है। इसके अलावा एक लाइन आपको यहाँ और दिख रही होगी, शांति से बैठ जाएं। आप लोग कहाँ घूमते रहते हैं? टाइम का कोई ख्याल नहीं है आप लोगों को? टीचर्स आपको तो बताते होंगे ना। आपके सामने एक लाइन दिख रही है आपको सभी बच्चों? सभी को दिख रही है? ये यहाँ से बहुत छोटी दिख रही होगी, लेकिन लगभग 4000 किलोमीटर ये लंबी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 किलोमीटर की है। और मार्स पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंटली देखा जाता है, जो आपको किताबों में भी शायद साफ साफ देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमने यहाँ से देख लिया। चलो अब इसे हम पहचानते हैं, बृहस्पति। जुपिटर का नाम तो सुना ही है, कितना बड़ा है वो देखो। चलो एक काम करता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक हिस्सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने देखिए एक आंखों जैसी संरचना बनी होगी जो गोल गोल घूम रही है, इसे हम कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट, लाल बड़ा सा धब्बा। और ये एक चक्रवात है जो करीबन 300 सालों से चल रही है। आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी पृथ्वी के साइज के अगर हम 3 ग्रहों को उठाकर इसमें पूरा डाल देते हैं, फिर भी ये पूरा हिस्सा नहीं भरेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा के देखिए कि अगर ये छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा हो सकता है, तो पूरी बृहस्पति खुद कितनी बड़ी हो सकती है। आपको या हमें इससे इसकी साइज का जो है वो अंदाजा हो जाता है। इसी के पास एक और भी बहुत बड़ी विख्यात ग्रह है जिसे हम शनि के नाम से जानते हैं। इसके पास एक रिंग आती है बहुत ही प्यारी सी, ये प्रोजेक्शन 2 डायमेंशन में है, दैट इज वाई हम ये रिंग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो प्लैनेट को लेकर है। देखो शनि ग्रह जो आपके सामने अभी दिख रहा होगा, हाइड्रोजन हीलियम का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कक्षाओं में आपने इसका नाम जिक्र तो कभी ना कभी सुना ही है। हाइड्रोजन और हीलियम तो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं लगभग हर जगह। लेकिन इसके अंदर इन दोनों के अलावा मीथेन, सुना है कभी नाम? मीथेन गैस
वो इसके अंदर कुछ अमाउंट में पाई जाती है, जिसके कारण इसकी जो रंग है, जो कलर है, वो इस तरीके की आपको दिखाई दे रही होगी। एक और चीज, आप लोगों ने कभी घनत्व का नाम सुना है? डेंसिटी। हाँ, मास बाय वॉल्यूम को जो हम किसी भी चीज का जब रेशियो निकालते हैं, इस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो पानी जो हम यूज करते हैं, पानी से कम है। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे इस चीज को? अगर हम इस प्लैनेट को उठा पाते और उठा के पानी पे रख पाते तो क्या होगा उस केस में? अगर डेंसिटी कम होती है तो क्या होना चाहिए? क्या वो डूबेगा कि तैरेगा? तैरता है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि बाई साइज ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इनफैक्ट दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। देखिए, आप लोग वीडियो बनाने से ज्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आपको जीवन भर ये चीजें याद रहेंगी। ये है अरुण, यूरेनस के नाम से जानते हैं ना, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, और एक है वरुण जिसे हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इतना दूर पे ये प्लैनेट पाया जाता है कि इसके अगर आप 10,000 किलोमीटर की त्रिज्या यानी रेडियस में जाते हैं, यू विल फ्रीज आउट ओवर देयर, आप जम जाएंगे वहां पे। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य की जो प्रकाश होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं जाती है, जिसके कारण जो ये बहुत ज्यादा साफ आपको दिख भी नहीं रही होंगी। ठीक है, और एक अब तो प्लैनेट नहीं कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। कौन सी है? नाम तो सुना होगा, नेपच्यून तो हमने देख लिया। प्लूटो, कोई बता सकता है प्लूटो को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते ही हैं, प्लूटो को हम हिंदी में यम कहते हैं। ठीक है, और देखो इस प्लैनेट को कलर भी कुछ चॉकलेट आइसक्रीम की तरह दिख रहा होगा, यम्मी सा। हाँ, इसलिए आप यम से यमी याद रख सकते हो, और ये इसका नाम है हिंदी का यम। ठीक है, इसका बहुत सारा साइड देखिए क्लियर है, लेकिन कुछ साइड हेजी भी आ रहे होंगे। ये एक ऐसा ग्रह है जो ड्वार्फ प्लैनेट है, जो बहुत दूरी पे है, जिसके कारण साफ तस्वीरें किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। जो हमें प्राप्त हुई है हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, ये जो सौरमंडल का पूरा हिस्सा था वो हमने अभी तक देखा है, लेकिन वापस मैं चलता हूँ अर्थ पे, पृथ्वी पे, और हम बात सिर्फ पृथ्वी की करेंगे। कोई बता सकता है ये क्या घूम रहे हैं? सादा जो है, जो व्हाइट से पैचेस क्या हो रहे हैं, वो क्या है? वो हवा तो होती है, लेकिन क्या हम हवा देख पाते हैं? क्लॉथ है। हाँ, जो मूवमेंट करती है वो बादल करते हैं, है ना। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे एक डेट लिखा होगा और एक टाइम लिखी होगी, उसके नीचे कुछ IR भी लिखा होगा। सैट मतलब सैटेलाइट है, IR उसका नाम था। उस दिन और उस समय पर पूरे पृथ्वी के ऊपर बादलों की स्थिति कैसी थी, हम यहाँ से बैठे बैठे देख पाएंगे। ये जो फैसिलिटी है, ये हमें साइंस ऑनस्फीयर ने प्रोवाइड की है। अब देखो, इसका फायदा क्या है? बादल घूमते तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? अब हमें समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, आपको इतना तो पता ही होगा कि यही वो बादल हैं जो हमें बारिश के रूप में प्राप्त होते हैं, और बारिश ही वो चीज है जिससे हमें पानी प्राप्त होता है और हम जीवित हैं। इसलिए पानी का, बादलों का बनना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। आप अभी देखिए, आपके सामने इंडिया है, देख पा रहे हो इंडिया को? इंडिया के ऊपर क्लाउड्स की मूवमेंट, बादलों की मूवमेंट कैसी रही है उस दिन और समय पर आप देख पाएंगे यहाँ पे। न सिर्फ इंडिया, ये है प्रशांत महासागर, आप लोगों ने नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा। ये पूरा यहाँ तक हिस्सा, ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं, ये पूरा पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, ये पूरा। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं बादल कैसे बनते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा, और इसी प्रकार पूरा जो विश्व है हमारा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इन बादलों को हटा दूं, अगर हटा पाता, कैसा लगेगा अर्थ हमारा? देखना चाहोगे आप लोग? सिर्फ बादलों को हटा देने पे पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? अर्थ विदाउट क्लाउड्स। कैसा लग रहा है देख के? अच्छा कि बुरा? अच्छा लग रहा है। बादल नहीं होंगे ना तो फिर से याद कर लो, हम नहीं होंगे, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी फिर। हाँ, तब खराब लग रहा होगा। चलिए, कोई ना। अभी हम बादलों को हटाने का मेरा एक छोटा सा कारण था, वो क्यों हमने किया, बादलों को क्यों हटाया है, वो आइए देखते हैं। आप लोगों ने भारतवर्ष को तो अच्छे से देखा है, बिकॉज हम रहते ही हैं इसमें। ये हमारा भारतवर्ष, इंडिया। इंडिया के ठीक थोड़ा लेफ्ट में जाइएगा, एक L जैसा एक अल्फाबेटिकल लेटर होगा, देखिए L। ठीक है, वो थोड़ा झुका हुआ होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बच्चों, सभी को, बड़े बच्चे जो भी हैं। यहाँ पे जो L स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं अरेबियन गल्फ। क्या कहते हैं? अरेबियन गल्फ। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे ओमान, मस्कत, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो हमने नाम सुने हैं देशों के या शहरों के,
वो इस एल स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इस अरबियन गल्फ में पाई जाती है, यमन वगैरह जो भी हमने सुना है। इसके ठीक थोड़ा और बाईं तरफ आएंगे, ये एक बहुत बड़ा महादेश है, बता सकते हैं नाम? अफ्रीका। एशिया तो ये रहा, ये अफ्रीका। है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महादेश के ठीक ऊपर देखिए तो एक पूरा पीला पैच दिख रहा होगा, पीला सा हिस्सा दिख रहा होगा आपको, पीला पीला, है ना? सारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर ये है तो क्यों है वो देखिए आप, कितना बड़ा एरिया वो कवर करता है। अब खुद सोचिए अगर इस ग्लोब पे ये इतना बड़ा है तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ये कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर में देखिए तो एक छिपकली जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, मोरलेस छिपकली की तरह एक स्ट्रक्चर होगी, फेस होगा, ऊपर की तरफ हेड होगा, उसका 2 हाथ होंगे, नीचे की तरफ पांव भी होगा। ये है यूरोप महादेश, यूरोप कॉन्टिनेंट। थोड़ा और लेफ्ट चलते हैं, साउथ अमेरिका का नाम सुना है कभी, दक्षिणी अमेरिका का? चलो अर्जेंटीना का नाम तो सुना होगा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील, इस महादेश में पाई जाती है वो हरी वाली जो थी। और ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे हमें मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जो हमने नाम सुना है देशों के। चलो अंटार्कटिक का नाम हमने सुना है ना, साउथ पोल, देखो साउथ पोल ऐसा दिखता है, साउथ पोल। थोड़ा घुमाता हूँ इसको, देखो इतना बर्फ अभी भी बचा हुआ है, इसे बचा के ही रखना है, अगर ये पिघल गया ना तो हम बह जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी आऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, मैंने जो कहा ये मजाक में नहीं कहा मैंने, बहुत सीरियस इशू है हमारे पास। ये जो ब्राउन सा हिस्सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है? अभी जीत के आए हैं हम, इंडिया वहां से आए ना। चलो तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा हिस्सा है जो हमें दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर एक डायनासोर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अगर उस डायनासोर को हम बीच से कट कर देते हैं तो पीछे का जो भाग है उसे हम कहते हैं पापुआ न्यू गिनी, एक देश है वो, ठीक है। और उसी के ठीक नीचे में एक छोटा सा और हरे रंग का हिस्सा दिख रहा होगा आपको, देखो बीच में, न्यूजीलैंड का नाम सुना है? ये छोटा सा हिस्सा न्यूजीलैंड है। सोचो जिस न्यूजीलैंड के बारे में हम इतना सुनते हैं, साइज में वो कितनी छोटी है, ठीक है। तो बादलों को हटा देने पे जो हमारी विजिबिलिटी है वो बहुत साफ हो जाती है, जिससे हम शहरों को, देशों को बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। अब ये मत पूछना पाकिस्तान कहाँ पर है, ठीक है, बगल में ही है हमारे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की तरफ। चलो एक और खास चीज में दिखाता हूँ आपको, दिन और रात होते हैं, ये हम सभी ने पढ़ा है, जाना है, एक साथ देखा नहीं है कभी। हैव अ लुक, एक साथ दिन और रात कैसे दिखाई देंगे? बेहद एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्लाइड है ये। देखो दिन और रात को जो लाइन सेपरेट करती है, जो लाइन अलग करती है, उसे हम कहते हैं ट्वाइलाइट जोन या द टर्मिनेटर। ये एक नाम हमने खुद दिया है। अब एक सवाल है जो मैं सभी से पूछूंगा और आपको बताना है, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां तो दिन है, लेकिन जहां पे नहीं पड़ रही है वहां तो रात हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ चमकती हुई चीजें दिख रही हैं हमें, लाइट्स हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश को बंद कर दूंगा पूरी तरीके से, आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से। अब देखो सूर्य के प्रकाश को बंद करने पे हमारा पूरा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है। अच्छा आप लोग ये देखना चाहोगे कि रात में इंडिया कैसा दिखता है महाअंतरिक्ष से? चलो देखते हैं। देखो बेहद खूबसूरत एक नजारा है ये भारतवर्ष का, इंडिया का हमारा। आप लोगों को हमें ये समझने की जरूरत है, ये जो लाइट्स हैं सिर्फ लाइट्स की बात नहीं करते हैं, उस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है उसको भी तो बताते हैं ना। जहाँ पे लाइट ज्यादा होंगी वहां पे लाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा, लोग उतने ज्यादा विकसित हुए होंगे। इंडिया में देखो हर जगह पे आपको लाइट्स ठीक ठाक दिखेंगी, एक राजस्थान के पास और एक जहाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जंगल पे आ जाता है, वहां थोड़ी बहुत लाइट कम दिख रही होगी आपको। अच्छा यूरोप का हमने नाम लिया था ना, ये देखो छिपकली वाले स्ट्रक्चर, ये आपको पूरा हिस्सा जो दिख रहा है वो पूरा यूरोप का हिस्सा। आप लोगों ने कुछ देशों के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, है ना, सुना है हमने, वो इस महादेश में पाई जाती हैं। डेनमार्क वगैरह जो भी है, स्पेन, ये हिस्से यहाँ पे पाई जाती हैं। अच्छा जापान देखते हैं, जापान बहुत विख्यात एक देश है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एडवांस्ड है। आओ देखो आपके सामने एक ड्रैगन की तरह ना स्ट्रक्चर बना होगा, पानी के ठीक बीचों बीच देखिए ड्रैगन की तरह कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिख रहा है आपको सभी बच्चों? देखो पानी एक ब्लैक एंड पार्ट होगा पीछे में और सामने एक छोटा ड्रैगन की तरह स्ट्रक्चर बना होगा, वो पूरा हिस्सा जापान का है। और नीचे ठीक बाईं तरफ एक छोटा सा हिस्सा चमकता हुआ दिख रहा होगा, वो है साउथ कोरिया,
नाम हमने सुना है, सैमसंग जो यूज करते हैं ना सैम फोन, साउथ कोरिया से ही तो आता है बन के मैन्युफैक्चर होके, ठीक है। इसके अलावा एक हिस्सा मैं आपको और दिखाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बहुत लोग ढूंढते हैं। आपके सामने एक हिस्सा है जो बहुत चमक रहा होगा स्क्रीन पे, देखो सामने जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन उसकी ठीक दाहिनी तरफ देखो एक छोटा सा हिस्सा जो चमक रहा होगा आपके सामने बहुत ज्यादा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी जो जनसंख्या है ना वो सिर्फ लगभग 33 करोड़ की है, और हमारी कितनी हो गई है, कौन बताएंगे? 138। 133 करोड़। देखो ऑफिशियली तो अभी भी 121 करोड़ ही है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? हर 10 साल पे क्या होती है, जनगणना होती है, और हमारे लिए स्टैटिस्टिकली डेटा, अप्रोप्रिएट डेटा वही होती है। तो ऑफिशियली अभी हम 121 पे अटके हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अभी हमने लाइट्स की बात की, अभी मैं आपको एक और खास चीज दिखाता हूँ। आप घर से आए हो, जिस सिटी से भी आए हैं, तो बाई रोड ही आए होंगे ना गाड़ी पे बैठ के, तो क्या हम सिर्फ गाड़ियों का उपयोग ही करते हैं कि पानी का भी जहाज यूज करते हैं? नहीं करते, पानी का जहाज करते हैं, और हवाई जहाज भी यूज करते होंगे। देखो आपके सामने जो मैंने अभी प्रस्तुत किया है, ये है कि दुनिया में हम यातायात कैसे करते हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली करते हैं। आपके सामने जो नीले रंग के लाइंस दिख रहे होंगे, ये समुद्र में पानी के द्वारा यातायात को बताते हैं। अब आप देखिए कितना ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम बहुत सारे देशों से सामान मंगाते भी हैं, भेजते भी हैं, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो करते कैसे? पानी के जहाजों के द्वारा ही तो करते हैं। देखो कितना ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ये जो लाल रंग दिख रहे हैं आपको, जो लाइंस दिख रही होंगी, ये बताती है कि हवाई जहाजों के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। और देखो जहां पे भी हरा रंग दिख रहा है वो तो आप समझ ही पा रहे हो कि बाय रोड हम जाते होंगे वहां, है ना। एक देखो मैं आपको एक हिस्सा दिखाता हूँ। आप लोगों ने अटलांटिक ओशियन का नाम सुना है? अटलांटिक ओशियन वो पड़ता है आपके, देखिए अफ्रीका ये है और ये है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। इसके ठीक बीच पे जो आपको महासागर दिखाई देगा उसे अटलांटिक ओशियन कहते हैं। और आप देखिए जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। और यहाँ बहुत ज्यादा हवाई जो पानी की जहाजें हैं, और साथ ही हवाई जहाजें जो है वो ज्यादा अमाउंट में आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि हम पानी या हवाई जहाजों के द्वारा यातायात एक जगह से दूसरी जगह कितना ज्यादा या कितना कम करते हैं, ठीक है। चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बताना है ये चीजें उड़ रही है वो क्या है। मच्छर, एरोप्लेन, मच्छर, मक्खियां, मछलियां, ये नहीं है। एरोप्लेन पहले ही बता दो। तो ये है हवाई जहाज है। क्या है? हवाई जहाज, एरोप्लेन। बर्मुडा ट्रायंगल, उसका एरिया मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, एक मिनट लीजिए। एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बच्चों आपको एक चीज मैं बताता हूँ। ट्रायंगल सुना? त्रिभुज शेप देखा होगा, त्रिभुज होता है ना। हमारे ग्लोब पे जहाँ ये पाई जाती हैं, मैक्सिको के ठीक नीचे पाई जाती हैं, फ्लोरिडा, और वहाँ पे एक और पॉइंट है बर्मुडा, ठीक है। वहाँ 3 पॉइंट ट्रायंगल शेप बनाते हैं, इसलिए इसको बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। कोई त्रिभुज का शेप वहाँ बना हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई लाइंस नहीं टानी हुई है वहाँ पे। बस 3 पॉइंट को जोड़ने पर एक त्रिभुज जैसा आकार बनता है। मैं आपको उस जगह पे ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। अभी आप देखो इंडिया में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इतनी सारी हवाई जहाजें उड़ रही हैं 24 घंटे के अंदर, वो तो हमने देखा ही। लेकिन अब मैं थोड़ा नंबर को आपको बताता हूँ। नंबर्स कितनी होंगी आपके सामने देखिए। इंडिया में हवाई जहाजें उड़ रही हैं, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा ही है। ये ज्यादा है, कम है? चलो तो यहाँ पे एक दिन में इंडिया में लगभग 2000 के आसपास हवाई जहाजें उड़ती हैं, जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से शायद बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो आइए यूरोप को देखते हैं। यहाँ ज्यादा। यूरोप का जो हाल है वो पता नहीं, आप लोगों के साथ देख के मजा भी आ रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा कि इतनी सारे हैं। अंदाजा लगा के बता सकते हैं आप लोग कितने होंगे यहाँ पे? 10,000 के आसपास। 10,000? थोड़ा बढ़ाइए नंबर को। 20,000। 1 लाख नहीं है, 20,000 के आसपास में। 20,000 नहीं, 50,000 से थोड़ा कम है, 40,000 के आसपास है ये आंकड़े। एक दिन में, इट्स नॉट अ जोक, एक दिन के अंदर इतना यूज करते हैं वो हवाई जहाजों को। लेकिन हाँ, मैं किसी एक देश की नहीं, पूरे महादेश की बात कर रहा हूँ।
एक लाइन देखिए बहुत ही साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यूरोप से उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक हवाई जहाज की लाइन जा रही है। देखो जा रही है, साफ साफ दिख रही होगी आपको। अभी कुछ देर पहले पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बहुत सारी लाइंस जाती हैं हवाई जहाजों की या पानी के जहाजों के द्वारा। ये वही लाइंस को यहाँ पे देखो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अभी आप देखिए जो हवाई जहाज है यूरोप से आ रही है नॉर्थ अमेरिका नहीं, अमेरिका के आसपास देखिए। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का एक ऐसा जोन है जहां एक दिन में नंबर ऑफ फ्लाइट्स सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यूरोप में नहीं की जाती, यहाँ की जाती है। और जो आंकड़े मैंने आपको इंडिया में 2000 बताए थे, यूरोप में 40,000, यहाँ पे वो एक दिन में करीबन 87,000 होते हैं। 87,000 नंबर्स इन अ सिंगल डे, जो कि शायद ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ हिस्से थे जो हमने हवाई जहाजों के पाथ को समझने की कोशिश की, कैसे वो ट्रेवल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक सवाल मैं आपकी सभी से, मतलब मैं जानता हूँ आपको ये पता होगा, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि हम गाड़ियों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या उससे सिर्फ हमें फायदा होता है, नुकसान होते होंगे? मैं एक छोटा सा स्लाइड आपको दिखाता हूँ, खास जो आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखना चाहिए, एज वेल जो यहाँ पे विजिटर्स भी आए वो भी जरूर देखेंगे इस चीज को। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा देखिए ग्राफ बना होगा स्क्रीन पे, वहां कुछ नंबर लिखा होगा और उसके सामने वहां उसका कुछ कलर दिया होगा। जैसे 360 जहां पे लिखी हुई है वहां पे देखिए हल्का डीप पिंक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? और जहां पे रेड है वहां 375 लिखी होगी, 375। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बताते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। चलिए उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी ज्यादा हद से बढ़ चुकी है। ये आप या हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन अभी आपके सामने देखिए एक रेड जोन दिख रहा होगा, दिख रहा है? कितना भयावह है ये, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। आप या हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक पृथ्वी के ओवरऑल टेम्परेचर में करीबन 2 डिग्री का इंक्रीमेंट होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद कहती है। ठीक है, तो आपको या हमें सिंपली ये समझने की जरूरत है कि हमें कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, चाहे वो हम अपनी बॉडी से करें, वो तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने इंडस्ट्रियल एरिया को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम हमें पता है, सोल्यूशन क्या है, क्या हल है हमारे पास, कैसे कम करें हम पेड़ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे सिर्फ पेड़ लगा के। जी जी, लेकिन देखिए समस्या ये होती है कि अगर हम आपको ये कहें, आप सभी से ये कहूँ कि आप गाड़ी का उपयोग बंद कर दें तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें खुद बहुत आराम होता है। बिजली भी यूज नहीं, बंद नहीं कर सकते ना, आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग करना आवश्यकता के अनुसार। देखिए इसी बात की जरूरत है। चलिए अगर हम बात सिर्फ पेड़ पौधों की ही करें, आपके सामने देखिए इंडिया जो है सीजन के हिसाब से इसकी जो हरियाली है वो कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप साफ साफ देख पाएंगे, चलिए वो क्या है मैं बाद में बताता हूँ। अब एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, आप सभी लोग ध्यान से देखना। ये है दक्षिणी अमेरिका का पार्ट, जहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अर्जेंटीना या उरुग्वे, पैराग्वे या ब्राजील जैसे जो देशें पाई जाती हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो साउथ अमेरिका के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ उत्तरी भाग है, नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थर्न पार्ट है, वहां पे आपको कुछ हरा हरा सा डीप ग्रीन जोन दिख रहा है, बहुत ज्यादा हरियाली होगी, डीप सी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है उसके ठीक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में ब्राजील पाई जाती है। और ब्राजील के ठीक बीचों बीच एक रेन फॉरेस्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न का जंगल। नाम सुना है कभी? चलो अमेज़न कंपनी का नाम सुना है, जेफ बेजोस वगैरह नाम सुना होगा, है ना? तो ये जो नाम एक्सट्रैक्ट किया गया है वो वहीं से किया गया था। पॉइंट ये है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। आपके शरीर में फेफड़ा है, आपके शरीर का एक अंग हुआ, उसी प्रकार पूरी पृथ्वी का ये एक ऐसा जोन है जिसे हम फेफड़ा कहते हैं पृथ्वी का। ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि पृथ्वी का जितना भी ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसका लगभग 20% हमको सिर्फ इस हिस्से से मिलता है। 20% हिस्सा नहीं, एक 5 भाग का 1वां भाग हमें सिर्फ यहाँ से प्राप्त होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये हिस्सा हमारे लिए कितना जरूरी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। क्या ये अच्छी बात है? अगर नहीं
तो अब एक बार जरा इंडिया को देखिए और खुद मुझे बताइए कि क्या इंडिया में पेड़ पौधे ज्यादा हैं या हमें जरूरत है? हमें जरूरत है। हद से ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आप सभी से, खासकर जो बच्चे और टीचर्स बैठे हैं, इवन पेरेंट्स जो भी बैठे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, पर्सनली करूंगा कि कम से कम अपने जीवन में साल में ही 2 से 4 पौधे आप जरूर लगाएं। एटलीस्ट हम अपने आने वाले कल को कुछ हद तक बचा पाएंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने कभी सुनामी का नाम सुना है? एक नजर देखा नहीं है हमने कभी। आओ मैं आपको दिखाता हूँ वो सुनामी कैसी होती है, कैसे शुरू होते हैं वो। देखो, सुनामी का कॉन्सेप्ट आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, भूकंप तो सुना होगा आपने, है ना? भूकंप जो धरती में आती है, लेकिन समुद्र तल के नीचे भी भूकंप आती है, और समुद्र तल यानी पानी के नीचे होने वाले भूकंप को हम सुनामी सिंपली कहते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पे इंडिया के ठीक नीचे दाहिनी तरफ एक व्हाइट पैच बना होगा, व्हाइट का हिस्सा दिख रहा होगा। वो जो हिस्सा है वो सुमात्रा का वेस्टर्न पार्ट है, इंडोनेशिया का वेस्टर्न पार्ट है, जिसे सुमात्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुमात्रा द्वीप। अब यहाँ पे 2004 में 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। देखो था कैसा वो, उसका इम्पैक्ट कैसा था वो देखो। अब दिख रहा है? जस्ट सी द रेंज, द वाइब्रेशंस, कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ वो निकली, कहां तक पहुंच रही है। अब देखो साउथ पोल तक आपको दिखेगा यहाँ पे इम्पैक्ट। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब ये इस छोटे से ग्लोब में इतना भयावह दिख रहा है, तो जो वाकई ये हुआ होगा अर्थ के अंदर, कितना डेंजरस हुआ होगा। आप लोगों ने रिचर स्केल का नाम सुना है? रिचर स्केल, जिसमें हम भूमि के जो भी हमारे भूकंप आते हैं उसके मैग्नीट्यूड, परिमाण को मापते हैं। ठीक है, 9.0 की परिमाण को बताया गया था। ये इतना भयावह था। करीबन 14 देशों के कोस्टल एरिया को इसने हिट किया था। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे और 2.5 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए। तो हमने जो भूकंप आज तक सुना है वो हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है। चलो अब एक बात बताओ, अगर समुद्र में पानी ही ना होते, पहले मैंने बादलों को हटाया अर्थ से, अब मैं समुद्र से पानी को हटाऊंगा, देखता हूं कैसा लगता है। देखो आस्ते आस्ते पानी पूरा सोख लूंगा मैं, बहुत पावर है मेरे में। ठीक है, वापस लो पानी को, चलो वापस ले आता हूं। आ गया पानी, लेकिन वापस मैं पानी को पूरा सुखाऊंगा। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। अब आप ध्यान से देखना जरा, हम लोगों ने आज तक ये पढ़ा है कि हमारी पर्वत कैसे होते हैं, पठार कैसे होती है, मैदानी क्षेत्र कैसे बनती है, लेकिन क्या हमने कभी ये पढ़ा है कि समुद्र तल के नीचे की जो धरातल होती है वो कैसी होती है, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमने पढ़ा नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप देखिए समुद्र तल के नीचे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो धरातल होती है, वो कितनी अनइवन है, यानी कि असमतल है, समतल नहीं है बिल्कुल। अब आप लोगों ने कभी मारियाना ट्रेंच का नाम सुना है? मारियाना ट्रेंच दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। नाम याद रहेगा? क्या नाम बताया मैंने? मारियाना ट्रेंच। ट्रेंच मतलब घाटी होती है। ठीक है, अब मारियाना ट्रेंच के सबसे नीचे एक पॉइंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप। नाम याद रहेगा? चैलेंजर डीप। आपके सामने देखिए एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होगी स्क्रीन पे, और उसके अंदर अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हल्का सा नीला रंग दिखाई देगा, बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि मैंने पूरा पानी तो सोख लिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम मात्रा में आपको वो हल्की से नीले रंग की हिस्सा को आप देख पाएंगे, हिस्से को। और ये है मारियाना ट्रेंच का हिस्सा, जो कि पैसिफिक ओशन के ठीक वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। और अब आप समझ लीजिए कि दुनिया में एक ऐसा हिस्सा भी है जो इतना गहरा हो सकता है। कितना गहरा होगा आप ऐसे समझ लो, इसकी जो गहराई है वो करीबन 11 किलोमीटर की है, डीप, पानी के नीचे। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हैं, अगर हम पूरे माउंट एवरेस्ट को उठाकर भी इस हिस्से में डाल देंगे तो ये पूरा नहीं भरेगा। तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां हमारी पृथ्वी में माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं, वहीं चैलेंजर डीप जैसी गहरी घाटियां भी हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, वो सबसे यूनिक है कि नहीं है? बिल्कुल ही अलग है, और ये हमने साफ साफ देखा भी। ठीक है, एक क्लास स्लाइड के साथ यहाँ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी लॉकडाउन चला और हम लोगों ने काफी कुछ फेस किया, खासकर सभी बच्चों ने, जो भी स्कूली बच्चे यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमने इसमें एक चीज जो पाई है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाई करना।
थोड़ा बहुत हमने मोबाइल के द्वारा पढ़ाई की है, ये आप भी मानेंगे, मानते हैं ना इस बात को, ठीक है। तो दुनिया में लोग अभी के समय में सिनेरियो में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेट। अब आप देखिए दुनिया में एक जाल सा बना है ह्यूमन बींग्स का। आज लगभग हर दूसरा व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है और ये एक अच्छी बात है। हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज और व्यूज को हम एक्सचेंज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें आने वाले समय में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो आई होप ये जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ अभी इस पूरे प्रोग्राम में बताई हैं आप तक मैं पहुंचा पाया हूँ, और थोड़ा ही सही लेकिन आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। आइए बच्चों, चलो तो इसी के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।